पिछले क्लास में हम लोग क्रम विकास के परिमाण के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने देखे थे वर्गीकरण के बारे में और आकृतिक परिमाण के बारे में देखे थे। तो आज हम लोग उससे आगे पढ़ने वाले हैं समजात अंक के बारे में। तो यहाँ पे दो टर्म्स आएगा, समजात अंक और एक आएगा असमजात अंक, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है। समजात और असमजात अंक किसको कहते हैं उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली समजात अंक उसको कहते हैं जिस अंक का उद्भव और संरचना समान होता है। उद्भव का मतलब होता है जहाँ से उसका निर्माण होता है। तो जहाँ से उसका निर्माण होता है, जिस अंक का निर्माण का अगर बात करेंगे वो एक ही प्रकार का होता है और संरचना भी क्या होता है, उसका बनावट भी क्या होता है, एक ही प्रकार। उद्भव मतलब ये सबका निर्माण माना जाता है, कोई एक ही जीव से हुआ है, कोई एक ही जीव से इसका निर्माण हुआ है, तो वही चीज़ लिखा जाता है समान उद्भव होता है और संरचना भी क्या होता है, समान होते हैं। लेकिन सबका कार्य क्या देखने को मिलता है, अलग अलग देखने को मिलता है। तो वैसे अंक को हम लोग क्या कह देते हैं, तो वैसे अंक को हम लोग समजात अंक के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करेंगे दूसरा असमजात अंक, तो इसमें उद्भव और संरचना क्या होते हैं, तो भिन्न होते हैं। उद्भव और संरचना क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। लेकिन अगर बात करेंगे कार्य, तो कार्य समान देखने को मिल जाता है। कार्य क्या होता है, समान देखने को मिल जाता है। तो वैसे अंक को असमजात अंक कहते हैं। अब इस बात को भी ध्यान में रखना है, असमजात अंक को कभी भी ये नहीं कहा जाता है कि इसका जितना भी असमजात अंक है ये सब सबका एक ही पूर्वज होगा, ऐसा नहीं बोला जाता है। लेकिन जो समजात अंक वाले होते हैं वो सारे जीव का पूर्वज क्या बोला जाता है कि एक ही रहा होगा। सारे जीव का पूर्वज क्या रहा होगा, एक ही रहा होगा। पूर्वज का मतलब क्या होता है, हम लोग के जो पुराण है, हम लोग जिससे जन्म हुआ है उसको हम लोग अपना पूर्वज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अंतर लिखेंगे। अंतर क्या लिखेंगे, तो समजात और असमजात अंगों में अंतर को हम लोग दर्शाएंगे। तो हेडिंग डालना है सबसे पहले, समजात तथा असमजात अंग में अंतर। समजात तथा असमजात अंगों में अंतर। समजात तथा असमजात में अंतर। अंतर को इस प्रकार से दर्शाना है, ऐसे बांट लेना है टेबल में। ठीक, इस प्रकार से बांट लेना है। इसमें एक नंबर दे के लिखना है, इधर पहले एक नंबर नहीं, इधर लिख लेना है समजात, इधर लिख लेना है असमजात। तब जाके यहाँ से ऐसे घेर लेना है, तब दोनों में अंतर को दर्शाना है। तो समजात अंग में सबसे पहले हम लोग एक नंबर इधर देकर लिखेंगे। इन अंगों का, इसमें लिखना है इन अंगों का समान उद्भव कैसे लिखना है, इन अंगों का उद्भव तथा संरचना, इन अंगों का उद्भव तथा संरचना समान होते हैं। इन अंगों का उद्भव तथा संरचना समान होते हैं। लेकिन कार्य अलग अलग होते हैं।
लेकिन कार्य अलग अलग होते हैं। इसमें 1 नंबर दे के लिखना है, इन अंगों का उद्भव तथा संरचना, इन अंगों का उद्भव तथा संरचना अलग अलग होते हैं। उद्भव तथा संरचना अलग अलग होते हैं, लेकिन कार्य समान होते हैं। लेकिन कार्य समान होते हैं। लेकिन कार्य समान होते हैं। ठीक है। अब इसका हम लोग 2 नंबर दे के इसमें कुछ एग्जाम्पल को पहले दर्शाएंगे। एग्जाम्पल में क्या दर्शाएंगे, तो क्या देखने को मिलता है, अगर हम लोग बात करेंगे पंख का, किसके पंख, तो पक्षी लिखना है, पक्षी तथा चमगादड़ के पंख, पक्षी तथा चमगादड़ के पंख के संरचना समान होते हैं। पंख के संरचना समान होते हैं, लेकिन कार्य अलग अलग होते हैं। लेकिन कार्य अलग अलग होते हैं। और भी इसमें लिखना है, और मेढक कोमा, इसी में भी लिखते चलना है, मेढक कोमा घोड़े तथा मानव के अग्रपाद की संरचना समान होते हैं, लेकिन कार्य अलग अलग होते हैं। लेकिन कार्य अलग अलग होते हैं। अब इसमें आ जाते हैं। अब इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर हम लोग घोड़े का, मेढक का, उसका जो अगला पाव होता है उसी को अग्रपाद कहते हैं, तो उसका आकृति समान देखने को मिलता है, बनावट समान होता है, लेकिन कार्य क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। असमजात अंग में 2 नंबर दे के लिखेंगे, तितली तथा ग्रास हॉपर, इसमें 2 नंबर दे के लिखना है, तितली तथा ग्रास हॉपर की संरचना अलग अलग होती है। तितली तथा ग्रास हॉपर की पंखों की संरचना, ऐसे लिखना, तितली तथा ग्रास हॉपर के पंखों की संरचना अलग अलग होती है। पंखों की संरचना अलग अलग होती है, लेकिन कार्य समान होते हैं। लेकिन कार्य समान होते हैं। हो गया। अब इसमें समजात में 3 नंबर दे के लिखना है, समजात अंग को माना जाता है, समजात अंग वाले जंतु को माना जाता है कि ये सभी का पूर्वज एक ही रहा होगा। ये सभी का पूर्वज एक ही रहा होगा। उसी प्रकार से इसमें 3 नंबर दे के लिखना है, असमजात अंग वाले जंतुओं के पूर्वज अलग अलग रहे होंगे। ठीक, तो ये इम्पोर्टेंट था, इसलिए इसको लिखवा दिया गया। ठीक, और इसको याद भी रखना है, समजात और असमजात अंग के बारे में। आगे हम लोग पढ़ना है योजक कड़ी। ये भी एक क्रम विकास का परिणाम होता है, 2 चीज़ों को जोड़ने वाले। ठीक है, कुछ ऐसे जंतु जो जंतुओं के 2 दलों के बीच के रिक्त स्थान की पूर्ति करता है। मतलब जब 2 प्रकार के जंतु का अभ्यास अलग अलग वर्गों में बांट दिया गया है, तो उसको 2 वर्गों को जोड़ने वाले जो कड़ी होता है
उसी को योजक कड़ी के नाम से हम लोग जानते हैं। उदाहरण के लिए प्रोटोपेप्टेरस, ठीक है, यह प्रोटोपेप्टेरस, यह एक फुसफुस मत्स्य है। ये क्या है? फुसफुस मत्स्य है, लंग फिश, फुसफुस मत्स्य है जिसका लंग्स होता है, तो लंग्स फिश है, जिसमें कुछ लक्षण मछलियों के होते हैं। कोलोन, अब मछली में हम लोग जानते हैं कि जो उसमें सांस लेने के लिए कोलोन होता है या सल्क होता है, और कुछ लक्षण उभयचरों के होते हैं जिसमें फुसफुस पाया जाता है। फुसफुस मतलब फेफड़ा। देखिए, जितना भी उभयचर जंतु है, उभयचर जितना भी उभयचर जंतु होते हैं, तो उभयचर जितना भी जंतु होते हैं, फुसफुस मतलब फेफड़ा नहीं होता एग्जैक्टली, जितना भी उभयचर किसको बोलते हैं? जो जीव जल में भी रहता है और स्थल पर भी रहता है, जल में भी रहता है, स्थल पर भी रहता है। दूसरा तो इसको हम लोग उभयचर कहते हैं। दूसरा आता है, एक कैटेगरी आता है मत्स्य, जिसको हम लोग मछली भी बोलते हैं, मत्स्य जिसको हम लोग मछली भी बोलते हैं। अब देखिए दोनों में अंतर क्या होता है। अगर हम लोग मछली का बात करेंगे तो ये पानी में रहता है, और ये सांस किससे लेता है? तो सांस लेने के लिए कोलोन पाया जाता है या सल्क पाया जाता है। इसमें क्या होता है? कोलोन होता है या सल्क पाया जाता है सांस लेने के लिए। और उभयचर जो जंतु होते हैं, इसको सांस लेने के लिए क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ता है? इसको सांस लेने के लिए फुसफुस की आवश्यकता पड़ता है। किसका? इसको सांस लेने के लिए फुसफुस की आवश्यकता पड़ता है। अब देखो, ये दोनों के बीच, अभी इसको अलग वर्ग में रखा गया है, मछली को, उभयचर को अलग वर्ग में रखा गया है। अब होता क्या है कि एक ऐसा जीव है जिसको बोलते हैं हम लोग प्रोटोपेप्टेरस। तो प्रोटोपेप्टेरस एक ऐसा जीव है जो कुछ लक्षण किसका होता है? मछली का होता है, और कुछ लक्षण किसका होता है? उभयचर का होता है। प्रोटोपेप्टेरस ऐसा जीव है जिसका कुछ लक्षण किसका? मछली का होता है, और कुछ लक्षण क्या होता है? उभयचर का होता है। तो अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा? तब क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि मछली और उभयचर के योजक करी कौन सा जंतु को बोला जाता है? मछली और उभयचर के योजक करी किस जंतु को बोला जाता है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटोपेप्टेरस। ठीक, तो ये चीज़ याद रखने वाला चीज़ है प्रोटोपेप्टेरस, इसलिए कि ये दोनों को करी है। मतलब हो सकता है मछली से ही क्या बना होगा? उभयचर का निर्माण हुआ होगा, और इसको जोड़ने वाला जो है, मछली से उभयचर का निर्माण करने वाला कौन हो सकता है? तो प्रोटोपेप्टेरस जीव हो सकता है। ऐसा अंदाजा लगाया जाता है, इसलिए कि इसमें दोनों का गुण देखने को मिलता है। तो इसमें सब डॉट कर करके लिखना है। पहला डॉट में लिखना है कि मछली, चाहे ऊपर में योजक करी लिख लेना है, तब जाके लिखना है। ऊपर में एक हेडिंग लिख लेना है योजक करी, जिससे याद रहे योजक करी, तब जाके डॉट करके लिखना है। तो इसमें क्या लिखना है? मछली तथा उभयचर प्राणियों के योजक करी, मछली तथा उभयचर प्राणियों के योजक करी प्रोटोपेप्टेरस को कहा जाता है। प्रोटोपेप्टेरस को कहा जाता है। ठीक है, तो ये इस चीज़ को याद रखना, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक, तो ये पहला हो गया। वैसे ही एनेलिडा और ऑर्थोपोडा, ये भी दो वर्ग में बांटा गया है जीवों को। एक है एनेलिडा और ऑर्थोपोडा। तो एनेलिडा और ऑर्थोपोडा की योजक कड़ी क्या होता है? एनेलिडा और ऑर्थोपोडा का योजक कड़ी क्या होता है? पेरीपेटस होता है। क्या होता है? पेरीपेटस। तो दूसरा डॉट करके लिखना है। दूसरा डॉट में क्या लिखना है? एनेलिडा तथा ऑर्थोपोडा। एनेलिडा तथा ऑर्थोपोडा का योजक करी, एनेलिडा तथा ऑर्थोपोडा की योजक करी पेरीपेटस को कहते हैं। पेरीपेटस को कहते हैं। तो ये दोनों को जोड़ने का काम करते हैं। ये ऐसा जीव है कि इसमें दोनों का लक्षण लगभग थोड़ा बहुत पाया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं योजक करी। ठीक है, तो
तो ये एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा की योजक कड़ी माना जाता है। मतलब माना जाता है कि एनेलिडा से आर्थ्रोपोडा इसी जीव के कारण बना होगा, पेरिपेटस के कारण। ठीक है। योजक कड़ी का एक और उदाहरण है एकिडाना। एकिडाना, तो एकिडाना जो एक स्थानीय है, मतलब ये कैसा जीव है, स्तनधारी जीव है। एकिडाना जो कि स्तनधारी जीव है, इसके शरीर पर स्तनियों की तरह बाल होता है। अब इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना है, जो स्तनधारी जीव होते हैं वो तो अपने बच्चे के दूध पिलाते ही है, साथ साथ इनके शरीर पर क्या होते हैं, बाल होते हैं। जैसे कि हम लोग के शरीर पर भी क्या है, हम लोग स्तनधारी जीव है तो हम लोग के शरीर पर भी क्या है, बाल होते हैं। ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ बताया जा रहा है कि एकिडीना एक जीव है जो स्तनधारी जीव है। ठीक है। और उसके स्तनधारी जीव की तरह ही इसके शरीर पर क्या होते हैं, बाल पाए जाते हैं, तथा अपने शिशुओं का दूध पालन कराने के लिए स्तन ग्रंथि भी इसमें पाया जाता है। अब इसमें सारा गुण स्तनधारी का पाया जाता है। स्तनधारी का गुण क्या होता है, तो स्तन ग्रंथि पाया जाता है, अपने शिशुओं को दूध पिलाता है, बच्चे को दूध पिलाता है, साथ साथ उसके शरीर पर क्या होते हैं, बाल होते हैं। यह सरीसृपों से काफ़ी मिलता जुलता है, लेकिन इसमें कुछ सरीसृप का भी गुण पाया जाता है। इसमें कुछ सरीसृप का भी गुण पाया जाता है। सरीसृप किसको कहते हैं, तो ऑब्वियस है कि जो रेंग का चलने वाले, जैसे सांप छिपकली हो गए, सब क्या होता है, सरीसृप होते हैं। इसमें इसका भी कुछ गुण पाया जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि यह स्तनधारियों के विकास सरीसृप से हुआ है। तो इससे ये समझ में आता है कि सरीसृप पहले बना होगा, तो सरीसृप से ही किसका निर्माण हुआ होगा, जितना भी स्तनधारी जीव है उसका निर्माण हुआ होगा। इसलिए कि ये दोनों का योजक कड़ी कौन है, एकिडाना है। एकिडाना एक ऐसा जीव है जिसमें दोनों का गुण पाया जाता है, स्तनधारियों का गुण भी होता है, सरीसृप का भी गुण होता है। तो अगला डॉट करके लिखना है, सरीसृप तथा स्तनधारियों का योजक कड़ी, सरीसृप तथा स्तनधारियों का योजक कड़ी एकिडाना को माना जाता है। यही ऐसा जीव है जो माना जाता है कि यही जीव क्या किया होगा, सरीसृप से स्तनधारी जीव का निर्माण किया होगा, इसलिए कि इसमें दोनों का गुण पाया जाता है। और भी चीज़ें दिया हुआ है, आर्कियोपैट्रिक्स जुरासिक काल में पाया जाने वाले पक्षी था। एक जुरासिक काल था, उस टाइम ये पक्षी पाया जाता था, अब नहीं है। ठीक है। जुरासिक काल था, उस समय ये पक्षी पाया जाता था। इसके जीवाश्म में कुछ लक्षण रेप्टिलिया वर्ग के होते हैं और कुछ पक्षी वर्ग के पाए जाते हैं। अब देखो, ये आर्कियोप्टेरिक्स जो जीव है, इसमें इसका अगर जब जीवाश्म में देखा जाता है, तो अब नहीं है, इसका जीवाश्म में ही देखा जाता है। जब इसका जीवाश्म में देखा जाता है, जीवाश्म मतलब किसको बोला जाता है, जो जमीन के अंदर इसका हड्डी वगैरह जो मिलता है उसको हम लोग जीवाश्म में कहते हैं। जब इसका जीवाश्म में देखा जाता है तो इसका गुण दो चीज़ों से मिलता है। एक तो रेप्टिलिया, अभी देखो इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है। रेप्टिलिया ही क्या किसको कहते हैं, सरीसृप को कहते हैं। रेप्टिलिया ही किसको कहते हैं, तो सरीसृप को कहते हैं। तो जिसमें सरीसृप और पक्षी एक वर्ग होता है जो उड़ते हैं, इनके दोनों का गुण इसमें पाया जाता है, इनमें दोनों का गुण पाया जाता है। तो इस रेप्टाइल और पक्षी वर्ग के बीच के इसको कड़ी माना जाता है। तो ये भी एक तत्व का प्रमाण देता है, और ये विलुप्त हो चुका है, मतलब ये अभी नहीं है। ठीक है। तो इसमें एक और डॉट करके लिखना है, सरीसृप तथा पक्षी वर्ग के योजक कड़ी आर्कियोप्टेरिक्स को माना जाता है। योजक कड़ी आर्कियोप्टेरिक्स को माना जाता है। ठीक है, यही नाम लिख लेना है। ये सब चीज़ें याद रखने वाला चीज़ है, कहीं पर भी पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में।
आगे जो टॉपिक है वो टॉपिक है अवशेषी अंक। आगे जो टॉपिक है वो है अवशेषी अंक। अवशेषी अंक किसको कहते हैं? तो बेसिकली वैसा अंग, किसी भी जीव का वैसा अंग जो वो अंग है तो लेकिन कोई काम का नहीं है, तो उस अंग को हम लोग क्या कहते हैं? अवशेषी अंग के नाम से हम लोग जानते हैं। उस अंग को हम लोग क्या कहते हैं? तो अवशेषी अंग को नाम से जानते हैं। ये जंतुओं में पाए जाने वाले अनवत और बेकार अंग है। तो ये जंतु में पाया जाता है और ये अनवत और बेकार अंग होता है। अनवत और बेकार अंग होता है, ठीक है। तो ये कोई काम का नहीं रहता है। जैसे दौड़ने वाले पक्षियों के अनवत और बेकार पंख। कोई अगर दौड़ने वाला पक्षी है जो उड़ता नहीं है तो उसका पंख क्या है? बेकार का ही है, तो उसका क्या कहलाएगा? पंख जो होगा वो अवशेषी अंग कहलाएगा। सर्पों का अवशेषी दाहिना फुसफुस और मनुष्य का सांप, मतलब वही सांप वगैरह जो होता है, तो उसका अवशेषी अंग क्या होता है? तो फुसफुस होता है सांप का। अगर मनुष्य का अवशेषी अंग का बात किया जाए तो आधांत परिपेशिका बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में समझ में आ जाएगा, तो वर्टमिनी फॉर्म अपेंडिक्स होता है। जो अपेंडिक्स हम लोग शरीर में होता है वो अवशेषी अंग होता है। आज के डेट में उसका कोई काम नहीं रह गया है। अपेंडिक्स जो बोला जाता था, जो कि पहले बोला जाता था, पहले अपेंडिक्स जो होता था कि घास फूस जो खाते थे लोग, उसको पचाने में वो मदद करता था, उसको पचाने में मदद करता था। और अपेंडिक्स जो होता है दाएं तरफ होता है इंसान के। निकेटिटेटिंग झिल्ली, एक झिल्ली भी पाया जाता है, ठीक है। बाह कर्ण, जो बाहर का जो कर्ण पटल होता है, जो हम लोग कान का जो लटका हुआ रहता है, जिसमें लेडीज जो क्या कराती है, मतलब उसमें बोल सकते कंगन पहनती है लोग, तो वो क्या होता है? तो वो भी क्या होता है? वो माना जाता है कि इंसान में कोई काम का नहीं है। या इंसान के जो बाल होते हैं वो भी अवशेषी अंग ही बोला जाता है। बाल भी कोई काम के नहीं होता है, उसका कोई काम शरीर में नहीं होता है। तो ये सब इंसान का क्या है? अवशेषी अंग माना जाता है। तो इसको कुछ ध्यान में रखना है। ऐसे तो ये सब पूछता भी नहीं है। मनुष्य का अवशेषी अंग अपेंडिक्स होता है, इसको भी याद में रखना है। आगे दिया है भ्रूण विज्ञान भ्रौमिकी। भ्रूण विज्ञान के बारे में दिया हुआ है। अब इसमें क्या कड़ी जोड़ा गया है उसको हम लोग समझेंगे। तो भ्रूण विज्ञान में क्या क्या कड़ियों को जोड़ के बताया गया है। तो ये क्रम विकास का ये सब चीज़ें दिया हुआ है। क्रम विकास के बारे में इस सब चीज़ों से क्रम विकास के बारे में पता चलता है। अब देखो बहुत सारा ऐसा जीव देखने को मिलेगा जिसका भ्रूणीय अवस्था क्या होता है? समान दिखता है। जिसका भ्रूणीय अवस्था क्या होता है? समान दिखता है। इससे पता चलता है कि हो सकता है सबका पूर्वज एक ही रहा होगा, इसीलिए उसका भ्रूणीय जो परिवर्तन है, भ्रूणीय अवस्था है, वो समान दिखता है। जैसे यदि हम किसी उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी इसका भ्रौमिकी का अध्ययन करते, इसका अगर भ्रूण का अध्ययन करते, भ्रौमिकी का अध्ययन मतलब वही हो गया कि इसका सबका भ्रूणीय अवस्था का अध्ययन करते। भ्रूणीय अवस्था किसको बोलते हैं? जब निषेचन के बाद जब जो भी होता है, किसी भी जीव का जो बच्चा होता है उसमें परिवर्तन आना शुरू होता है और अपने जैसा बनने की कोशिश करता है, तो उसी दौरान सबसे पहले जो बनता है वो क्या होता है? भ्रूणीय अवस्था होता है। और वही भ्रूणीय का विकास करके उसका सारा चीज का ग्रोथ देखने को मिलता है। इस पर हम लोग पहले से भी चर्चा कर चुके हैं। तो अगर देखा जाता है उभयचर का, सरीसृप का, पक्षी का, स्तनधारी का इसका पूर्वीय अध्ययन किया जाता है, तो सभी भ्रूण के में मछली जैसी अवस्था देखने को मिलता है। मछली का जैसा आकृति होता है ना, उसी प्रकार का आकृति सब में देखने को मिलता है। ये सभी द्विकोष्ठी, हृदय, कुलोन तथा कुलोन छिद्र होते हैं। लेकिन जो इसका विकास होते जाता है, इनके रचनाओं का लोप होते जाता है, मतलब उसमें परिवर्तन देखने को मिल जाता है। शुरुआती अवस्था में देख सकते हैं, ये इंसान का भ्रूणीय अवस्था है। भ्रूण में जब रहता है, जब बच्चे पलता रहता है, तो शुरुआती अवस्था ये होता है। ये बिल्ली का दिखाया गया है।
ये शायद कबूतर है, इसका दिखाया गया है, ये मछली का दिखाया गया है। इसलिए दिखाया गया कि ये सबका भ्रूणीय विकास देखा जाता है तो सबका समान देखने को मिलता है और बाद में धीरे धीरे क्या होता है, बदलता है। तो और अयस्क और विशिष्ट लक्षण प्रकट हो जाते हैं, बाद में ये बदल जाता है और हमको इस बात की व्याख्या इस धारणा पर कर सकते हैं कि ये सभी जंतु मछली के क्या है, जलीय प्राणी का उत्पन्न, मतलब इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जितना भी जीव है ये सब के सब किससे उत्पन्न हुआ है, तो सब के सब किससे उत्पन्न हुआ है, तो मछली से उत्पन्न हुआ है। सबसे सब किससे उत्पन्न हुआ है, तो मछली से उत्पन्न हुआ है। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग लिख भी लेते हैं। डॉट करके लिखना है, पहले भ्रूणीय अवस्था हेडिंग डाल लेना है, ठीक है। भ्रूणीय अवस्था हेडिंग डाल लेना है, ये भ्रूणीय विज्ञान भी हेडिंग डाल सकते हैं। डाल दिया लोग हेडिंग। इसमें कुछ बात को लिखना है। मनुष्य कोमा मेढक कोमा पक्षी बिल्ली सभी का भ्रूण प्रारंभिक अवस्था में, प्रारंभिक मतलब शुरुआती, सभी का भ्रूण प्रारंभिक अवस्था में मछली जैसी होती है। सभी का भ्रूण प्रारंभिक अवस्था में मछली जैसी होती है। इसलिए यह समझा जाता है कि ये सब प्राणियों का पूर्वज मछली रहा होगा। ये सब प्राणियों का पूर्वज मछली रहा होगा। कहने का मतलब ये सब प्राणी का विकास जो हुआ है ये सब किससे हुआ होगा, मछली से ही हुआ होगा, मछली से ही हुआ होगा। ये चीज़ एक तो यहाँ पर कुछ चीज़ें दिया हुआ है, इसको जानते भी होंगे आप लोग। अपरा क्या होता है, तो मनुष्य में जो बच्चे पलते हैं उनके विकास के लिए जो भोज्य पदार्थ उपलब्ध कराता है, कौन कराता है, अपरा ही कराता है। पहली प्रकार की रचना होती है, सब उतना जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये था। अभी हम लोग और भी आगे बहुत सारे टर्म्स दिए हुए हैं। जीवाश्म में विज्ञान से ये भी, इससे भी पता चलता है कि किसी का विकास, क्रम विकास, जीवों का क्रम विकास किस प्रकार से हुआ होगा, उसको हम लोग देखेंगे। 6 नंबर ये हो गया जीवाश्म के बारे में। भौगोलिक वितरण के कारण भी अलग अलग जीवों का निर्माण हुआ होगा, उसका परिमाण भी देखने को मिलता है। और लास्ट में है शारीरिक क्रिया विज्ञान से मिले प्रमाण। तो ये सब 8 टोटल प्रमाण दिया गया है जिससे क्रम विकास का पता चलता है। तो ये 2 टॉपिक जो है 7 और 8, 7 या 8, ये एक और है, हाँ 6, 7, 8, 3 जो टॉपिक रह जा रहा है इसका क्रम विकास का, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं।